नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च की ई क्रांति की शुरुआत। एक सप्ताह तक चलेगा डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम। ललित गेट मामले में कांग्रेस का नया आरोप। सुषमा स्वराज के पति को दिया था डायरेक्टर पद का ऑफर। वरुण गांधी भी आए सवालों के दायरे में। चिक्की घोटाले में महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे की सफाई। कहा, हर जांच के लिए तैयार। कांग्रेस का कई जगह विरोध प्रदर्शन। भारी बारिश से दार्जिलिंग में कई जगहों पर भूस्खलन। 38 की मौत, 400 से ज्यादा फंसे। केंद्र ने की 2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा। दुनिया का पहला विकसित डिफॉल्टर देश बना ग्रीस। यूरोपियन यूनियन के वित्त मंत्रियों की अहम बैठक। 5 जुलाई को जनमत संग्रह में होगा यूरोजोन से बाहर जाने का फैसला। और आइए देखते हैं पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल क्रांति के जरिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बैंकिंग क्षेत्र को डिजिटल तकनीक से जोड़ा जाएगा, जिससे 18 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया सप्ताह के मौके पर कहा और साथ ही उद्योगपतियों ने भी सरकार की इस स्कीम को सराहा है और खास तौर पर समर्थन देते नजर आए ज्यादातर बड़े उद्योग घराने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को डिजिटल इंडिया सप्ताह की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि समय की मांग है कि डिजिटल तकनीक के जरिए विकास की रफ्तार को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि डिजिटल डिवाइड को दूर करने की जरूरत है। देश का एक तबका वो तो डिजिटल वर्ल्ड के साथ बहुत तेज गति से आगे बढ़ता हो और देश का बहुत बड़ा तबका उससे वंचित रह जाए, तो जो अमीर और गरीब की खाई के कारण समस्याएं पैदा होती हैं, शहर और गांव में सुविधा के कारण जो खाई पैदा होती है, उससे भी भयंकर स्थिति डिजिटल डिवाइड के कारण पैदा हो सकती है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत रोजगार के लिए सर्टिफिकेट्स को डिजिटल लॉकर की सुविधा, ई हस्ताक्षर सुविधा और चिकित्सा क्षेत्र को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य है। इस कार्यक्रम में मौजूद उद्योगपतियों का भी समर्थन सरकार के डिजिटल कार्यक्रम को मिला। रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात कही। टाटा के साइरस मिस्त्री ने ई गवर्नेंस में मदद का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ई गवर्नेंस से मोबाइल गवर्नेंस की ओर बढ़ने की जरूरत है। We plan to invest an additional $7 billion over the next 5 years in areas such as network rollout and enhancement, broadband implementation, and Wi-Fi deployment. We also look forward to launch a mobile wallet and a payment bank that will seamlessly integrate our businesses in 3 sectors, those of telecom, financial services, and retail. डिजिटल इंडिया अभियान के जरिए देश की सभी पंचायतों को 2019 तक ब्रॉडबैंड से जोड़ने की योजना है। इसके अलावा इसी अवधि में सभी स्कूलों, विश्वविद्यालयों और पब्लिक वाईफाई स्पॉट को भी इंटरनेट से जोड़ने की योजना है। प्रधानमंत्री ने शोध क्षेत्र में भी निवेश को बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और इस मुद्दे पर और बातचीत करेंगे हमारे साथ साइबर कानून विशेषज्ञ विराग गुप्ता हैं। विराग, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये जो स्कीम लॉन्च की गई है, मैं कहूँ डिजिटल इंडिया वीक की शुरुआत की गई है, हिंदुस्तान के लिहाज से, हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहूँ, कितनी ज़रूरत है इसकी और आम आदमी के लिहाज से कितनी उपयोगी हो सकती है? देखिए, इसमें क्या किया गया है कि बहुत सारी एग्जिस्टिंग स्कीम्स को एकजुट करके एक नया नाम दिया गया है और ये अलग अलग सेक्टर्स के लिए, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें तमाम सारे रिसर्च के प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें तमाम सारे दूसरे ई लॉकर्स वगैरह के प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको मिला करके एक डिजिटल इंडिया का एक सपना दिखाया गया है। पर अव्यवहारिक है। अव्यवहारिक, मैं इसको 3-4 आपको व्यवहारिक चीज़ें बताता हूँ जिसकी वजह से अव्यवहारिक है। भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि केंद्र सरकार के सारे कर्मचारी और अधिकारी सिर्फ NIC की ईमेल इस्तेमाल करेंगे।
दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसके बारे में आदेश दिया है, कानून है। कानून के हिसाब से अगर कोई आदमी अगर एनआईसी का नेटवर्क इस्तेमाल नहीं करता है और अगर जीमेल या याहू इस्तेमाल करता है तो उसको 3 साल तक की जेल हो सकती है। इस पूरे प्रावधान के बावजूद भी हमारा एनआईसी का नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम देश के 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को एनआईसी का नेटवर्क दे सकें। इसका परिणाम ये कि 45 लाख लोग आज भी प्राइवेट ईमेल आईडी इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब गैर कानूनी काम कर रहे हैं। अगर केंद्र सरकार दिल्ली में बैठ करके अपने केंद्रीय कर्मचारियों को ईमेल की सुविधा नहीं दे पा रही है तो मैं समझता हूँ कि 5 लाख गाँवों को या जो इतना बड़ा खाका बनाया जा रहा है, ना ही उसके लिए संसाधन है, ना ही उसके लिए अभी माहौल है। दूसरा पहलू कि हम बात करते हैं 25 करोड़ इंटरनेट यूजर्स की, पर हम इस बारे में भूल जाते हैं कि देश में 2/3 लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है। तो हम उनके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी दे भी देंगे और अभावों के बीच में अगर उनको हम फेसबुक और ट्विटर की दुनिया दिखाएंगे तो क्या कहीं हम नक्सलवाद और उनको अपराध की ओर तो नहीं मोड़ रहे हैं? लेकिन सरकार तो ये कह रही है विराट कि जिस तरीके से एक आम आदमी को अलग अलग काम के लिए सरकारी, मैं कहूँ कि कार्यालय दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे या फिर कुछ लोगों के मीडिएटर से मैं दलाल शब्द का इस्तेमाल करूँ, उनके ज़रिए आगे बढ़ना पड़ता था, कम से कम उससे एक राहत मिल जाएगी। मैं इसके बारे में सहमत नहीं हूँ। अभी मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सरकार एक बहुत बड़ी लिटिगेंट है, जहाँ पर 45% से ज़्यादा मैटर सरकार के रहते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को। वहाँ पर साल 2-2 साल इसकी सर्विस नहीं हो पाती है और सुप्रीम कोर्ट नोटिस इशू करती है, राज्य सरकारें कहती है हमको सर्विस नहीं मिली है। तो हम सबसे पहले वहाँ पे कनेक्टिविटी क्यों नहीं करते कि फेसबुक से, ट्विटर से या एनआईसी के नेटवर्क से हम तुरंत उनकी सर्विस को दे सकें। अगर हम एक सुप्रीम कोर्ट के भीतर इस सिस्टम को नहीं लागू कर पा रहे हैं। दूसरा उदाहरण, दिल्ली में निर्भया गैंग रेप के बाद में सरकार ने बोला कि हमने सारी बसों पे जीपीएस सिस्टम लगाने के लिए, सीसीटीवी लगाने के लिए, दुनिया भर के सारे प्रावधानों के लिए हमने किया। उसके बाद आधे से ज़्यादा उसमें सिस्टम खराब हो गए हैं। कानूनों को प्रावधान का पालन कैसे कराएंगे? हम निर्भया गैंग रेप के बाद में बस का जो मालिक था उसको गिरफ्तार करके कई साल तक जेल में रखा गया। जब यही मामला उबेर के मामले में आया और फिर गृह मंत्री ने संसद में वक्तव्य दिया कि हमने उसको प्रतिबंध लगा दिया है, दिल्ली सरकार ने भी उसमें प्रपोजल दे दिया, उसके बावजूद भी संसद में वक्तव्य के बावजूद भी आज दिल्ली में उबेर की टैक्सियां चल रही हैं। क्यों? क्योंकि हमको ये नहीं पता, सरकारी एजेंसियों को ये नहीं पता कि डिजिटल एप्लीकेशन के माध्यम से चल रहे व्यापार को कैसे रोका जाए। तो कल के दिन आपने सब कुछ अगर ई कर दिया, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स ई में रख दिए, ई लॉकर में रख दिया, कल के दिन कोई आदमी आपका आधार कार्ड का पूरा डाटा चोरी कर ले तो हमारे पास उसके लिए सही प्रावधान ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बगैर इसके लिए वित्तीय व्यापक विचार विमर्श के, राज्यों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बगैर, कानूनी प्रावधानों के बगैर इसके बारे में कोई भी जो योजनाएं हैं सिर्फ स्वप्न ही रह जाएंगी। डिजिटल इंडिया से विरोध किसी का नहीं हो सकता है, नहीं करना चाहिए। लेकिन 3 बड़े फैक्टर जो हैं विराट दिखते हैं, जो कि मैं कहूँ कि शायद एक बड़े हर्डल्स के तौर पर हैं। पहला, देश के अलग अलग जो पंचायतों को मैं कहूँ जोड़ने की बात हो रही 2019 तक, बिजली एक बड़ी समस्या है। दूसरा, नेटवर्किंग के लिए जिस तरीके से 3G और 4G लाइन, ऑप्टिकल फाइबर्स लाइंस को बिछाने का काम था, वो अपने लक्ष्य से मैं कहूँ 300% पीछे चल रहा है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी अहम बात आपने कही कि क्या हमारे देश में साइबर कानून इस तरीके के हैं कि जो हम आगे बढ़ रहे हैं उसको वो सुरक्षित रख सकें, और अगर कोई उसको मैं कहूँ उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान है। क्या वाकई इन तीनों सेक्टर्स में हमें लगता है कि पहले हम समझते हैं तीनों सेक्टर्स में कोई काम नहीं हुआ है? मैं एक आपको बहुत महत्वपूर्ण विषय बताता हूं जो केंद्र सरकार के संज्ञान में है। आज देश में ई सिग्नेचर्स की कोई कानूनी वैधता नहीं है। हम यहाँ पर ई सिग्नेचर्स की बात कर रहे हैं। एक IT एक्ट के हिसाब से एक नोटिफिकेशन इशू करना है जो केंद्र सरकार आज तक नहीं इशू कर पाई है। इसकी वजह से $12 बिलियन का जो ई-कॉमर्स है वो गैर कानूनी है और उसमें उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित नहीं है। हम किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि हमें एक रातों रात कोई देश बहुत बड़ा नहीं बन जाता है, और सबसे पहले केंद्रीय स्तर पर हमको पूरी व्यवस्था बनानी चाहिए। राज्यों के लिए अभी बेसिक जो फंडामेंटल उनकी आवश्यकताएं हैं उस पर काम करने की आवश्यकता है। आप ये करें कि कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अमली जामा पहनाने के लिए जो सहयोगी दूसरे सपोर्ट सिस्टम चाहिए था, पहले उसको बनाने की ज़रूरत है, उसके बाद इसको आगे बढ़ना चाहिए था। विराट, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। और ब्रेक के बाद आगे दिखाएंगे मिस्र के सेना के ठिकानों पर आतंकी हमला।
पेशेवर संस्थानों को स्वायत्तता कितनी जरूरी, कितना फायदा, कितना नुकसान। देखिए देश देशांतर स्वायत्तता आज रात 8:30 बजे। ललित मोदी से रिश्तों को लेकर कांग्रेस ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर ताजा आरोप लगाए हैं। खबरों के मुताबिक ललित मोदी ने सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल को अपनी कंपनी इंडोफिल में डायरेक्टर बनने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन इस बीच ललित मोदी ने ट्वीट के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और बीजेपी सांसद वरुण गांधी को भी इस विवाद में घसीट लिया है। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी से जुड़ा विवाद लगातार खिंचता चला जा रहा है। ताजा आरोप विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल पर हैं। निजी टीवी चैनल पर प्रसारित एक चिट्ठी के मुताबिक ललित मोदी ने स्वराज कौशल को अपनी कंपनी इंडोफिल में डायरेक्टर की पोस्ट ऑफर की थी। He gave a proposal कि Mr. Kaushal be appointed a director of the company as a alternate director, so he can be present in the meeting in shape of alternate director, which Lalit Modi withdrew. So the board never considered that request. ललित मोदी को वीजा दिलाने के मामले में आरोपों में घिरी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर कांग्रेस ने हमला और तेज कर दिया है और सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग की है। Why was an Indian fugitive making an offer of job to family member of a minister without a relationship with that minister? And will Prime Minister inquire and take necessary action if found true? पूरा प्रकरण जो ललित मोदी का है वो जैन हवाला कांड की तरह तमाम नाम रोजाना जुड़ते जा रहे हैं। तो ये जो मोदी जी हैं अपने ललित वाले मोदी जी, इस पुराण में रोज नए अध्यायों के जुड़ने से ये विषयांतर हो जा रहा है। हम अभी भी बात को मुख्य विषय पर रखना चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रमुख नेता इसमें सवालों के घेरे में हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है कि मोदी जी अपनी चुप्पी बनाए हुए हैं। लेकिन बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस बिना तथ्यों के आरोप लगा रही है। देखिए कांग्रेस की मन स्थिति क्या है, आधार तथ्य नहीं है मगर आरोप के लिए आरोप लगाए चले जाओ। देखिए सुषमा जी के मामले में पहले उन्होंने क्या कहा कि साहब उन्होंने तो अपनी तरफ से ललित मोदी को ट्रैवल वीजा दे दिया था, कोई रिक्वेस्ट थी ही नहीं। फिर तथ्य प्रकाश में आया कि ललित मोदी की पत्नी की तरफ से लिखित रिक्वेस्ट थी। इस बीच बुधवार को ललित मोदी ने बीजेपी सांसद वरुण गांधी को भी विवादों में घसीट लिया। ललित मोदी के मुताबिक वरुण गांधी ने सभी मामलों के निपटारे के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ मध्यस्थता कराने का भरोसा दिया था। हालांकि वरुण गांधी ने इसे आधारहीन और बेतुका करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ई टेंडरिंग के बिना 206 करोड़ रुपए के ठेके देने के आरोप में घिरी महाराष्ट्र की महिला और बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे ने आज सफाई दी। उन्होंने कहा कि 1 रुपए का भी गलत इस्तेमाल नहीं हुआ है और खरीदारी ठेके रेट के मुताबिक ही दिए गए। जिन्हें ठेके दिए गए हैं वो कांग्रेस एनसीपी के शासन के समय से ही सप्लाई कर रहे थे। पंकजा मुंडे ने कहा कि वो हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। मंगलवार को कांग्रेस ने महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो को इस मामले में सबूत सौंपे थे। देखिए, मुझ पर आरोप किए गए जो बेबुनियाद है और एकदम राजकीय स्वरूप के हैं। मैंने इन आरोपों का खंडन बार बार किया है। करप्शन के आरोप लगने के बाद हर आरोप का मैंने खंडन किया है और उसका खुलासा दिया है और उसका प्रूफ भी दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़े विकिपीडिया के पेजों को सरकारी आईपी एड्रेस से बदला गया है। कांग्रेस ने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू से जुड़े विकिपीडिया पेजों को गलत इरादे से बदलने के प्रयास किए गए। पार्टी ने सरकार से इस मामले में जांच की मांग की है। विकिपीडिया पर बदलावों को ट्रैक करने वाले सॉफ्टवेयर के मुताबिक नेहरू और उनके परिवार से जुड़े पेजों पर 26 जून को बदलाव की बात सामने आई है। इनमें से एक बदलाव नेहरू जी के दादा से जुड़ा हुआ है। I am asking you, does it behove any party, even an extremist party in India, leave aside a government in power? Is it part of democracy? How many other dead or alive leaders, religion, are the BJP intending to change? मानसून पर कृषि क्षेत्र की निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष में 1000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। केंद्र की 75% और राज्यों की 25% हिस्सेदारी होगी। राज्यों को हर खेत में पानी पहुंचाने में इससे मदद मिलेगी। इस योजना के जरिए अलग अलग तरीके से सिंचाई और
जिला स्तर पर सिंचाई की योजनाओं को बनाने की पहल की जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सभी मौजूदा सिंचाई स्कीम का विलय किया जाएगा। कैबिनेट ने नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को भी हरी झंडी दिखा दी है, जिसके जरिए अब ऑनलाइन एग्रीकल्चर मार्केट का खाका तैयार होगा और अब किसान सीधे अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन ही बेच सकेंगे। साथ ही साथ सीसीए ने प्याज की जमाखोरी पर जारी पाबंदी को भी 1 साल और बढ़ाने का फैसला लिया है। दिल्ली में पिछले 10 वर्षों में राज्य सरकार की ओर से खर्च किए गए 6,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं है। दिल्ली विधानसभा में कल रखी गई सीएजी की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। सीएजी के मुताबिक टैक्स विभाग की लापरवाही से राजकोष को नुकसान उठाना पड़ा है। रिपोर्ट के बाद राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। मंगलवार को विधानसभा में पेश सीएजी रिपोर्ट ने सरकार की माली हालत का खुलासा कर दिया है। वित्त वर्ष 2013-14 की सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में वैट, एक्साइज, मोटर व्हीकल टैक्स, स्टैंप ड्यूटी सहित राजस्व की वसूली में लाखों रुपए का नुकसान हुआ। इसी दौरान शहरी विकास विभाग ने 17,415 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं दिया है। डीडीए और बिजली बोर्ड जैसे विभागों की भी सीएजी ने आलोचना की है। सीएजी ने यह भी कहा है कि बीते 10 सालों में लगभग 6,000 करोड़ रुपए का सरकार के पास कोई हिसाब नहीं है। दिल्ली में फरवरी में सत्ता में आई आम आदमी पार्टी सरकार के पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए कांग्रेस पर भी उंगली उठाई गई है। जहाँ तक दिल्ली सरकार का सवाल है, देखिए हमने 15 साल में दिल्ली के स्वरूप को बदला है। कई बार कुछ क्वेरीज आती हैं जिसका जवाब डिपार्टमेंट बराबर देता रहता है। अगर इतना खर्चा नहीं हम करते तो दिल्ली का स्वरूप नहीं बदलता। सीएजी की रिपोर्ट में दिल्ली के नगर निगमों में अनियमितताओं की बात भी कही गई है। अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर आमने सामने है। उसने कहा है सीएजी ने कि एमसीडी के पास अपने रखरखाव के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए और दिल्ली की जनता के हित में काम करने के लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। सब एडहॉक बेसिस पे चल रहा है। रेवेन्यू लॉस हर चीज़ के अंदर हो रहा है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे आज बहुत सारा सीएजी ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया। हमारी मांग ये है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन हो। जल्द से जल्द जो चीज़ें करप्शन के मामले के तहत आती हैं उसको आप करप्शन के मामले में लाइए, और जो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, चाहे कैंसिल करनी पड़े, चाहे टेंडर कैंसिल करना पड़े, चाहे चीज़ों को आपको दोबारा रीटेंडर करना पड़े, उसको आप करिए, क्योंकि दिल्ली का रेवेन्यू लॉस भारत का रेवेन्यू लॉस है। इस बीच दिल्ली में बीजेपी ने वैट बिल में हुए संशोधन पर विरोध जताया है। मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में पारित हुए वैट बिल के मुताबिक सरकार वैट की दरों में 30% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 38 लोगों के मरने की खबर है और कई लोग अभी भी लापता हैं। राज्य के मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव काम का जायजा लिया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मरने वालों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। 2 दिन से उत्तर भारत में हो रही भारी बारिश के बाद मंगलवार रात हुए भूस्खलन में कई लोग मलबे में दब गए। जब तक लोगों को निकाला जाता कई की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लापता हैं। दार्जिलिंग सिक्किम को देश से जोड़ने वाले NH-55 पर भारी मलबा जमा हो गया, जिससे यातायात और बचाव कार्यों पर बुरा असर पड़ा। कल का जो बारिश है उसके कारण से अभी आप देख रहे हैं वो ब्रिज भी पूरी तरह से टूट गया है और अब हम लोग यहाँ सब लोग फंस गए। अब सब लोग यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। अभी तो डिपार्टमेंट से आया है, डिपार्टमेंट से आके इसको एक डाइवर्शन करने के लिए वो लोग एक प्लान रेडी कर रहे हैं और जो ब्रिज बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो अभी मीन टाइम जो डाइवर्शन है वो इसके लिए वो लोग कर रहे हैं। दार्जिलिंग जिले की कलिम्पोंग और मिरिक में कम से कम 25 जगहों पर भूस्खलन हुआ है। हालात का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इलाके का दौरा किया। केंद्र सरकार ने भी पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। बहुत परेशानी है यहाँ पर, ना पानी पीने का पानी है, ना खाने के लिए व्यवस्था है कुछ नहीं। एक ठो होटल पीछे में है, 2-4 ठो होटल है, वो भी एकदम खाने के लिए जब पहुँचे खाने के लिए तो खाने का व्यवस्था कोई है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर बैठा हुआ टाइम बिता रहा है हम लोग। इस बीच रास्ते बंद होने की वजह से इलाके में सैकड़ों लोग फंस गए हैं। मलबा हटाकर रास्ते में फंसे टूरिस्टों को निकालने का काम जारी है। इधर मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चीन ने कहा है कि हिंद महासागर में भारत की अहम भूमिका है, लेकिन हिंद महासागर में अधिकार क्षेत्र की बात भविष्य में विवाद की वजह बन सकती है। चीनी रक्षा प्रवक्ता ने कराची बंदरगाह में चीनी पनडुब्बी के लंगर डालने पर भारत में चिंताओं को बेवजह बताया। चीन के मुताबिक हिंद महासागर में PLA की गतिविधियां पारदर्शी हैं और कोई तीसरा पक्ष उनका लक्ष्य नहीं है।
भारतीय चिंताओं के बारे में पूछे जाने पर चीनी रक्षा प्रवक्ता ने यह कहा कि ये सामान्य बात है जिस पर चर्चा की कोई वजह नहीं बनती। कर्ज की पहली किस्त 12,000 करोड़ रुपए न चुकाने के बाद ग्रीस को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने डिफॉल्टर देश घोषित कर दिया है। IMF ने 2001 के बाद पहली बार किसी देश को डिफॉल्टर किया है। उधर यूरोपीय यूनियन में शामिल जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कि ग्रीस में 5 जुलाई के जनमत संग्रह के बाद ही बेल आउट पैकेज पर बात होगी। बुधवार की सुबह जब यूनान यानी ग्रीस के लोग सोकर उठे तो उनका सामना एक अप्रिय खबर से हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ग्रीस को डिफॉल्टर घोषित कर दिया था। IMF ने किस्त चुकाने की तारीख बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया और ग्रीस ने मंदी से बचने की यूरोपियन कमीशन की मांगे नहीं मानी। ग्रीस के वित्त मंत्री के इस बयान के बाद कि वे कर्ज नहीं चुका सकते, साफ हो गया कि ग्रीस विश्व का पहला ऐसा विकसित देश बनने जा रहा है जो डिफॉल्टर हो गया। Χειρότερη κατάσταση που ζει η Ελλάδα. Είτε στην κατοχή δεν είχαμε, τίποτα άλλο δεν παρά. Αλλά το είχε πείναμε αυτό το κόμμα, ότι για μας το ευρώ δεν είναι φατί. सोमालिया, सूडान और जिम्बाब्वे की राह पर खड़े ग्रीस के लिए आगे की राह बेहद मुश्किल है। ग्रीस अब IMF द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता। हालांकि चीजें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। बुधवार को यूरोपियन यूनियन से जुड़े वित्त मंत्रियों की बैठक में ग्रीस संकट का हल निकालने की आखिरी कोशिश की जाएगी। आपने खर्चे तो बढ़ाए, आपने ओलंपिक्स गेम्स किए, आपने देखा होगा कि एथेंस ओलंपिक की बहुत ही तारीफ हुई, लेकिन उसके लिए पैसा इनके पास तो था नहीं, इन्होंने तो सबसे उधार लेकर के किया। सवाल यह है कि ग्रीस एक डेवलप कंट्री से आज बैंक्रप्सी पे अगर पहुंच रहा है तो कहीं न कहीं उन्होंने अपनी इकोनॉमिक जिसको प्रूडेंट इकोनॉमिक मॉनिटरिंग कहते हैं उस पर वो फेल हुए हैं। ग्रीस संकट का असर ग्लोबल बाजार पर भी दिखने लगा है। हालांकि जानकारों का मानना है कि मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक ढांचे के चलते भारत पर इसका ज्यादा असर नहीं होगा। Our forex reserve is quite sound and our trade component with Greece is insignificant. So it's going to be less than 1% of your GDP. So the trade component it's not going to be have the significant impact. And when compared to the other emerging economies, India's macroeconomic fundamentals also quite strong. अब सबकी निगाहें 5 जुलाई को होने वाले जनमत संग्रह पर टिकी है। अगर देश ने आर्थिक सुधारों की मांग को खारिज कर दिया तो 20 जुलाई को यूरोजोन की बैठक में ग्रीस डिफॉल्टर घोषित हो जाएगा और यूरोजोन से उसे बाहर जाना होगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। मिस्र के उत्तरी सिनाई प्रांत में IS के हमलों में 60 जवानों की मौत की खबर है। आतंकवादियों ने आज सेना की चौकियों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। सेना के मुताबिक 70 से ज़्यादा हमलावरों ने सेना की 5 चौकियों पर हमला किया। मिस्र की सेना और वायुसेना आतंकवादियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रही है। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। अभिनेता सलमान खान से जुड़े हिट एंड रन मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। 8 मई को सलमान को जमानत मिलने के बाद सुनवाई की तारीख 1 जुलाई तय की गई थी, लेकिन सलमान के वकील ने कोर्ट से इस मामले के कागजात तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। तमिलनाडु में आज से 2 पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य हो गया है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील भी दायर की गई है। मद्रास हाई कोर्ट पहले ही तमिलनाडु में बढ़ते हादसों पर चिंता जता चुकी है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने आज विश्व भारती विश्वविद्यालय के उप कुलपति सुशांत दत्त गुप्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मंत्रालय के 3 सदस्यीय दल को जांच के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताएं मिली थी। उप कुलपति को जवाब के लिए 21 दिनों का समय दिया गया है। आज से अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। जम्मू के भगवती नगर कैंप से 1280 श्रद्धालुओं का आज पहला जत्था अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ। इस बार यात्रा के लिए 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। 59 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा रक्षाबंधन के दिन खत्म होगी। इंडोनेशिया में हुए विमान हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 142 हो गया है। मंगलवार को वायुसेना का हरकुलिस विमान मेडन शहर के रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान में सेना के जवान और उनके परिजनों समेत कुल 122 लोग सवार थे।